ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक साल में कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना मुनाफा कमाती है। एक साल में एक शेयर के ऊपर कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को ही हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूं कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, ईपीएस को हमें कैसे कंपेयर करना है और ईपीएस का यूज करके हम कैसे एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए किसी एक कंपनी है जिसका शेयर की प्राइस अभी 100 रुपीज चल रही है और 2025 में उस कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया और उस कंपनी के पास 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर है। तो इसमें ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो होता है ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। हालांकि ये ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, बट इस फॉर्मूला कैसे आता है और कौन सी पैरामीटर है जो पैरामीटर चेंज होने के बाद ईपीएस चेंज होता है, ये समझना जरूरी है। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है नेट प्रॉफिट। तो ईपीएस को समझने के लिए हमें पहले नेट प्रॉफिट को समझना पड़ेगा। तो जो कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से अगर हम कंपनी का कुल खर्चा निकाल दे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। तो कुल खर्चे में क्या क्या आता है? कुल खर्चे में जो कंपनी मशीनरीज यूज करती है उस मशीनरीज का डिप्रिसिएशन होता है, जो कंपनी के पास मैन पावर है उनकी सैलरी जाती है, और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स अगर हम टोटल प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है। और सेकेंड जो चीज़ है वो है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होते हैं? जो कंपनी के पास टोटल शेयर है उन शेयरों में से हम अगर प्रोमोटर्स के शेयर, कंपनी के जो मालिक है उनके शेयर्स को माइनस कर देंगे तो हमें आउटस्टैंडिंग शेयर मिलते हैं। यानी कि जितने शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है उन शेयर को कहा जाता है आउटस्टैंडिंग शेयर। तो टोटल शेयर अलग होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर अलग होते हैं। जब टोटल शेयर में से हम प्रमोटर्स के शेयर को निकाल देते हैं तो जो बचता है उसे हम आउटस्टैंडिंग शेयर बोलते हैं। तो अब इस केस में मैं अगर इसका ईपीएस निकालना चाहूँ तो ईपीएस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट। तो मैं अगर ईपीएस, इसमें नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? 10 करोड़ का इस कंपनी में, इस एग्जाम्पल में हम कितना प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं? 100 करोड़ इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है एक साल में। और कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? 10 करोड़। यानी कि इस एग्जाम्पल में जो ईपीएस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10 रुपीज आ रहा है। इस कंपनी में इसमें जितना ईपीएस निकल के आ रहा है वो कितना ईपीएस आ रहा है? 10 रुपीज ईपीएस निकल के आ रहा है। तो ये ईपीएस 10 है, इसका मतलब क्या है? कंपनी एक साल में एक शेयर के ऊपर 10 रुपीज कमा रही है। कंपनी एक साल में एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रही है? 10 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमा रही है। इसमें हम देखेंगे कंपनी की शेयर की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज है। तो आपको 10 रुपया कमाने के लिए एक साल में आपको 10 रुपया कमाना है तो इसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 100 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि एक साल में ये शेयर की प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, तो हो सकता है आपने कम प्राइस में भी खरीदा हो या फिर थोड़े ज़्यादा प्राइस देकर भी आपने ये शेयर पहले खरीदा हो। लेकिन एक साल के अंदर, एक साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 10 रुपीज है एक शेयर के ऊपर। तो ईपीएस से हमें यह समझना है ईपीएस जितना ज्यादा रहेगा उतना कंपनी अच्छा होता है। अगर इसी कंपनी में अगर ईपीएस 20 आता तो इसका क्या मतलब होता? एक शेयर के ऊपर कंपनी 20 रुपीज कमा रही है। अगर इसमें 30 रुपीज आता तो एक शेयर के ऊपर यानी कि 100 रुपए के ऊपर कंपनी 30 रुपीज कमा रही है। तो हमें एक यहाँ पे माइंड में ये चीज फिक्स करनी है कि ईपीएस जितना ज्यादा रहेगा कंपनी उतनी अच्छी होती है, उतने ज़्यादा रिटर्न्स हमें मिलते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे और आगे की चीज़ें भी ईपीएस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए यही कंपनी है जिसकी प्राइस 100 रुपये है, 2025 में इसका 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 10 करोड़ इसके पास आउटस्टैंडिंग शेयर है। बट अब कंपनी ने जो है वो डिविडेंड दे दिया है।
कंपनी ने 20 करोड़ का डिविडेंड दे दिया। तो इस केस में हम ईपीएस कैसे निकालेंगे? तो इसमें ईपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो नेट प्रॉफिट और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर तो अभी हमने देखा, पर ये डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो नेट प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास आता है, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। जब कंपनी के पास कुछ फ्यूचर में प्लानिंग नहीं होगी, जो पैसा कंपनी के पास आया है वो कंपनी अगर री इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है, कंपनी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में कि जो पैसा आया है वो हम प्लांट एक्सपांशन में या किसी भी चीज़ में लगाकर कंपनी की ग्रोथ करें। तो कंपनी के पास अगर फ्यूचर का कुछ प्लान नहीं रहता है तो कंपनी जो प्रॉफिट आती है वो प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है और उसी चीज़ को डिविडेंड कहा जाता है, उसी चीज़ को डिविडेंड कहा जाता है। तो मान लीजिए इसी कंपनी ने क्या किया, जो उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था उसमें से कंपनी ने 20 करोड़ का क्या किया, डिविडेंड दे दिया। तो अब ईपीएस क्या होगा कंपनी का? ईपीएस क्या होगा कंपनी का? इसमें ईपीएस कैलकुलेट कैसे करेंगे? नेट प्रॉफिट तो अभी भी उतना ही है कंपनी का, 100 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, उसमें से 20 करोड़ कंपनी ने क्या किए, डिविडेंड दे दिया। और जो कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर है वो कितने हैं, 10 करोड़ है। तो अब कंपनी का इसमें ईपीएस कितना निकल के आएगा? ऊपर तो 80 आएगा, नीचे 10 आएगा, तो इसमें कंपनी का ईपीएस निकल के आएगा 8 रुपीज़। कंपनी का ईपीएस निकल के आएगा 8 रुपीज़। तो अभी भी जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें कंपनी का ईपीएस कितना था, 10, यानी कि 100 रुपये के ऊपर कंपनी 10 रुपया कमा रही थी, एक शेयर के ऊपर कंपनी 10 रुपया एक साल में कमा रही थी, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड देने की वजह से कंपनी एक साल के ऊपर कितना रुपया कमा रही है, 8 रुपया कमा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने प्रॉफिट 100 करोड़ का नहीं किया है, 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, बट ये जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है इसकी वजह से कंपनी का ईपीएस जो है वो कम दिखा रहा है। तो जब हम ईपीएस को कंपेयर करेंगे, जब हम ईपीएस देखेंगे तो हमें ये चीज़ भी वहाँ पे ध्यान रखनी है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है। अगर कंपनी का डिविडेंड ईपीएस आपको कम होते दिखाई दे तो आपको डिविडेंड वहाँ पे चेक करना है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कंपनी के ईपीएस में गिरावट आ सकती है। तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था कि कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी एक साल में 10 का ईपीएस देती है और अगले साल में उसका ईपीएस 8 हो जाता है, तो हमें लगता है कंपनी पहले से कम रिटर्न दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है यानी कि आपको कुछ पैसा ऑलरेडी मिला है, तो ये ईपीएस आपको 10 से भी हो सकता है ज़्यादा मिला हो, लेकिन यहाँ पे 8 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसका रीज़न क्या होता है कि कंपनी डिविडेंड देती है और डिविडेंड देने के वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो कम हो सकता है। और इस एग्जांपल को हम थोड़ा और एडवांस करेंगे और इसमें एक ये जो ईपीएस है इसे हम बेसिक ईपीएस कहते हैं, एक डायल्यूट ईपीएस होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको भी हम देखते हैं। तो यही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब इस एग्जांपल में मैं एक और टर्म यहाँ पे ऐड कर रहा हूं और वो है कन्वर्टिबल शेयर 2 करोड़ के है। तो कन्वर्टिबल शेयर क्या है आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो डायल्यूटेड ईपीएस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर प्लस कन्वर्टिबल शेयर्स। तो अब एक कन्वर्टिबल शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी जो है वो जो कंपनी के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको कुछ वारंट्स प्रोवाइड करती है, उनको कुछ बॉन्ड्स प्रोवाइड करती है और कुछ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ होती है, वो सिक्योरिटीज़ कंपनी अपने बड़े इन्वेस्टर्स को देती है। तो वो करंटली तो आउटस्टैंडिंग शेयर में नहीं आती है, लेकिन जिनके पास ये बॉन्ड सिक्योरिटी वारंट्स जो है वो कभी भी आउटस्टैंड शेयर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिनके पास वारंट्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ होती है, जब चाहे वो उस सिक्योरिटीज़ को, उस बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर लोग ऐसे सिक्योरिटीज़ को आउटस्टैंडिंग शेयर में कन्वर्ट करें तो उस केस में जो कंपनी का ईपीएस निकल के आता है वो होता है डायल्यूटेड ईपीएस। तो जो बेसिक ईपीएस होता है उससे अच्छा होता है डायल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि उसमें जो फ्यूचर में आने वाले शेयर, बढ़ने वाले शेयर है उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो सेम वही कंपनी है
और उसमें हमने अभी तक देखा जो कंपनी है उसका प्रॉफिट कितना है, 100 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। उसमें से कंपनी ने क्या किया, 20 करोड़ का डिविडेंड दे दिया। कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं, 10 करोड़ है। और कंपनी ने, हम मान लेते हैं कंपनी के पास 2 करोड़ के कन्वर्टिबल शेयर्स है। कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है उनके पास 2 करोड़ के कन्वर्टिबल शेयर्स है। तो ये दो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब इस केस में कंपनी का ईपीएस क्या निकल के आएगा, ऊपर तो आएगा 80 और नीचे आएगा 12। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 6.66 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि 6 राउंड फिगर हम मान लेते हैं ये 7 आ जाएगा। ओके, तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ तो ईपीएस आपको और भी कम देखने को मिल रहा है। तो जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करेंगे, एक एक्यूरेट ईपीएस होता है। बेसिक ईपीएस, हालांकि ये कन्वर्टिबल शेयर जिसके पास होते हैं वो कुछ कंडीशन में ही उनको कन्वर्ट कर देते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हमें एक्यूरेट फिगर चाहिए ईपीएस की, तो हम ये डाइल्यूटेड ईपीएस को कंसीडर करते हैं। तो इसमें और डाइल्यूटेड ईपीएस जो होता है वो बेसिक ईपीएस से हमेशा कम आता है, क्योंकि इसमें जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। कंपनी अपने ईपीएस को अगर बढ़ाना चाहती है तो वो किस तरह से बढ़ा सकती है, वो कौन से पैरामीटर है जिससे कंपनी अपना ईपीएस बढ़ा के दिखा सकती है। तो मान लीजिए कंपनी को अगर फ्रॉड भी करना है, कुछ मैनिपुलेट करना है, या फिर अपना ईपीएस बढ़ाता हुआ दिखाना है, जिससे उसके जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी में और भी इन्वेस्ट करें। तो कंपनी के पास क्या चांसेस होते हैं, कंपनी कैसे दिखा सकती है शेयर होल्डर्स को कि हम पर शेयर जो है वो ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं। तो उसके लिए कंपनी के पास एक राइट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ईपीएस का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर था। तो इसमें अगर कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ाए तो इसका ईपीएस बढ़ सकता है, नेट प्रॉफिट बढ़ाया गया तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा। और एक अच्छी बात है कि कंपनी जितना प्रॉफिट में रहेगी उतना ईपीएस बढ़ेगा, जितना ईपीएस बढ़ेगा उतना हमारा कंपनी में प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है ये अगर कम हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर अगर कम हो जाएंगे तो ईपीएस क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। अगर ईपीएस बढ़ाना है तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम करने पड़ेंगे। लेकिन इसको हम कम कैसे करेंगे, तो ये कंपनी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम कर सकती है। कैसे, जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं उनका एक फॉर्मूला होता है कि टोटल जो शेयर होते हैं उन टोटल शेयर में से अगर हम प्रमोटर के शेयर्स को घटा दें तो हमें आउटस्टैंडिंग शेयर मिल जाते हैं। तो अगर मैं इस प्रमोटर के शेयर्स को बढ़ा दूं, अगर इस प्रमोटर के शेयर्स को बढ़ा दूं तो मुझे आउटस्टैंडिंग शेयर क्या हो गए, कम मिलेंगे। तो प्रमोटर के शेयर कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो कंपनी के मालिक है वो क्या करते हैं, कंपनी का एक राइट होता है, उस राइट के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को बाय बैक करती है, अपने शेयर्स को बाय बैक करती है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स जो है उनकी जो क्या बोलते हैं उस भागीदारी है कंपनी की, वो बढ़ाते हैं। जो होल्डिंग्स होती है, प्रमोटर होल्डिंग्स होती है, वो होल्डिंग्स बढ़ाते हैं। अपने जो शेयर्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिए हैं उनमें से कुछ शेयर्स बाय बैक करती है। जो शेयर होल्डर के पास है वो शेयर को कंपनी दोबारा खरीद लेती है और कंपनी का जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो बढ़ा देती है। यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर को कंपनी क्या करती है, कम कर देती है। तो कंपनी ऐसा क्यों करती है, अगर ये आउटस्टैंडिंग शेयर कम किए तो कंपनी का ईपीएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंपनी का ईपीएस बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को लगेगा कि ये कंपनी प्रति शेयर हमें क्या कर रही है, अच्छा मुनाफा कमा के दे रही है। प्रति शेयर कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट हमें दे रही है, कंपनी का ईपीएस अच्छा है। तो ये एक कंपनी की स्ट्रैटेजीज होती है कि कंपनी अपने प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ा के, यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कंपनी के शेयर्स है वो बाय बैक करके कंपनी का ईपीएस बढ़ा सकती है। तो अब हमें यह समझना है कि हमारे लिए कितना ईपीएस अच्छा है, कौन सा ईपीएस हमारे लिए अच्छा है, ईपीएस कितना होना चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि एक कंपनी अच्छी है। तो ईपीएस कितना होना चाहिए, इसके लिए हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। एक तो हम ईपीएस का
जिस कंपनी जो कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे उस कंपनी के पेयर के साथ उस कंपनी के ईपीएस को हम कंपेयर करेंगे। ये थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ऑनलाइन जाके भी मैं आपको कंपनी के रियल एग्जांपल लेके उसमें कैसे ईपीएस कंपेयर किया जाता है और कैसे हमें डिसीजन लेना है एक कंपनी चूज करने में, वो बताने वाला हूँ। तो ईपीएस को हमें क्या करना है, पेयर के साथ ईपीएस को हमें ये करना है, कंपेयर करना है। और दूसरी चीज अभी हमने देखा कि एक साल में कंपनी का ईपीएस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कंपनी उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकती है, प्रोमोटर्स होर्डिंग बढ़ा सकती है, या कुछ कन्वर्टेबल शेयर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाए तो कंपनी का ईपीएस घट भी सकता है। तो एक साल में हमें कंपनी का ईपीएस नहीं देखना है, कम से कम हमें कंपनी का 3 या 5 साल का ईपीएस को देखना है। 3-5 साल में हम कंपनी का ईपीएस चेक करेंगे, अगर उसमें हमें ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है। क्योंकि एक साल में कंपनी के ईपीएस के ऊपर अगर शेयर प्राइस भी बढ़ती है तो कंपनी का ईपीएस चेंज हो सकता है। तो ईपीएस जो है वो हम कभी भी एक साल का नहीं देखेंगे, 3 या 5 साल का ईपीएस को देख के हमें डिसीजन लेना है। तो ये कैसे लेना है हम देखने ही वाले। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। एक कंपनी है ए, जिसने 100 जिसकी शेयर प्राइस जो है मान लीजिए 100 रुपीज़ है और उस कंपनी का ईपीएस जो है वो 10 रुपीज़ है। तो ये शेयर प्राइस हो गई, ये कंपनी का ईपीएस हो गया। ये कंपनी की शेयर प्राइस हो गई, ये ईपीएस होगा। कंपनी बी है जिसकी कंपनी की शेयर प्राइस है वो 150 रुपया है और इसका ईपीएस जो है वो 20 रुपीज़ है। और एक शीन नाम की कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस 200 रुपये है और इस कंपनी का जो ईपीएस है, इस कंपनी की शेयर की प्राइस 300 रुपये मान लेते हैं और इस कंपनी का जो ईपीएस है वो ईपीएस 25 रुपये मान लेते हैं। तो अब इन 3 कंपनियों को देख के आपको कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सी कंपनी अच्छी है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे मुझे 100 रुपये पे 10 रुपये मिल रहे हैं। 100 रुपये मैं एक साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पे 150 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ईपीएस कितना है, 20 रुपये है। कंपनी का ईपीएस कितना है, 20 रुपये। यहाँ पे मैं 300 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 25 रुपीज़ मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी का ईपीएस 25 है। तो यहाँ पे मुझे कंपनी का ईपीएस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट भी तो ज़्यादा है, कंपनी के शेयर की प्राइस भी तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपनी बी का अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे लगभग 10% का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 10% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और इस केस में मुझे 10% से कम रिटर्न मिल रहा है। अगर 10% का कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे ईपीएस 30 आना चाहिए था, ये तो 30 से कम है, यानी कि 10% से कम है। तो यहाँ से ईपीएस देख के मुझे ये पता करना है कि ईपीएस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ उसके जो शेयर की प्राइस है जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं screener.in पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ईपीएस को कैसे कंपेयर करते हैं। तो आप कौन सी भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, मनी कंट्रोल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीनर पे आया हूँ, यहाँ पे सर्च फॉर कंपनी, इसमें मैं कौन सी भी कंपनी डालता हूँ और उसका ईपीएस चेक करता हूँ। तो मान लीजिए हम एक ऑटोमोबाइल की कंपनी लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल का एक कंपनी लेता हूँ। चलिए टाटा मोटर्स लिमिटेड को हम यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एक यहाँ पे उस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा मेरे सामने आ चुका है। अब इस फाइनेंशियल डाटा में मुझे एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर, ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर। तो इसका ईपीएस कितना है, 75.6 है। तो इस कंपनी का करंट जो शेयर प्राइस है वो 688 रुपीज है। तो 688 रुपीज में कंपनी एक साल के अंदर उसका जो ईपीएस है, रिटर्न है, वो कितना दे रही है, 75.6 रुपीज दे रही है। तो यहाँ से हमें ईपीएस का पता चल जाएगा। और जब हम इस पेयर पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो इस सेक्टर की जो कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, वो कितना ईपीएस दे रही है और उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने जो देखी टाटा मोटर्स, इसको 688 पे हमें 75.6 रुपीज का जो ईपीएस दे रही है। तो हमने कहा था ईपीएस जितना बड़ा होगा, ईपीएस जितना ज़्यादा होगा, कंपनी उतनी
अच्छी होती है, क्योंकि एक साल में एक शेयर के ऊपर जितना मुनाफा हमें ज़्यादा मिलेगा उतनी कंपनी अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 461 है, यहाँ पे 607 है। तो ये 607 सबसे बड़ा ईपीएस है। तो ये जो कंपनी है फोर्स मोटर, ये सबसे बड़ी कंपनी है, ये सबसे अच्छा मुनाफा दे रही है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो आप जब एक शेयर खरीदोगे तो आपको इतना मुनाफा मिलने वाला है, यानी कि आप जब 14,345 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलने वाला है एक साल में। तो उसी कंपेयर में अगर मैं 688 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं, एक शेयर खरीदता हूं, तो एक शेयर के पीछे कंपनी कितना रुपए दे रही है? 75 रुपीज दे रही है। तो इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा कि कितने, इसका परसेंटेज कितना आता है। तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इसके बाद एक पी रेशो होता है, और जो ईपीएस निकल के आता है वो ईपीएस का सबसे ज्यादा यूज जो है वो पी रेशो में किया जाता है। यह हम आगे पी का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ईपीएस का यूज करेंगे, लेकिन पी को समझने के लिए आपको पहले ईपीएस समझना जरूरी है, इसलिए हमने ईपीएस का वीडियो स्टार्ट में बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 75 रुपीज 688.3 पे मुझे 75 रुपीज का ईपीएस मिल रहा है। तो अगर मैं इस सब से कंपेयर करूं तो ये सबसे अच्छा ईपीएस मुझे मिल रहा है कि 700 रुपये पे मुझे 75 रुपीज मिल रहे। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो 1200 रुपये पे मुझे केवल 16 रुपये मिल रहे हैं प्रति शेयर। अगर मैं इस पे देखूँ 56 रुपये पे केवल मुझे 0.45 का ईपीएस मिल रहा है। यहाँ पे 12,000 रुपये पे 12,000 रुपीज पे मुझे 461 का ईपीएस मिल रहा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मुझे सबसे अच्छा ईपीएस ये है, और ये मुझे पता चलता है पीई रेशो से। ये मुझे पता चलता है पीई रेशो से। पीई रेशो इसका सबसे कम है, तो इसका मतलब इसका ईपीएस सबसे ज़्यादा है। तो ईपीएस हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि कंपनी के मार्केट प्राइस को देखेंगे, उसके बाद ईपीएस को देखेंगे। ईपीएस और इस करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करके हम ईपीएस किसका अच्छा है, कौन हमें अच्छा रिटर्न देता है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो अब इस कंपनी में आप देखोगे इसका ईपीएस क्या है, अच्छा है। तो अगर मैं इस कंपनी का 2-3 साल का ईपीएस चेक करना चाहता हूं तो मैं जाऊंगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और यहाँ पे मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे आप एक नेट प्रॉफिट का कॉलम देख रहे हो। तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी यहाँ पे क्या है, माइनस में चल रही थी, कंपनी का नेट प्रॉफिट है, माइनस चल रहा था। यहाँ पे डिविडेंड कंपनी है, डिविडेंड पे आउट आपको 0 दिखाई दे रहा था, और ईपीएस क्या है, माइनस है। तो अगर किसी कंपनी का ईपीएस माइनस है, इसका मतलब क्या होता है कि वो कंपनी लॉस में चल रही है, वो कंपनी लॉस में चल रही है। तो किसी भी कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर माइनस में है तो उस कंपनी के शेयर्स को हमें नहीं खरीदना है, क्योंकि वो कंपनी क्या है, लॉस में चल रही है, जिसका जो प्रॉफिट है वो निगेटिव में जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये मार्च 2023 से आप देखोगे ये कंपनी पॉजिटिव में आ चुकी है। यहाँ पे कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट है वो पॉजिटिव किया है, और ईपीएस दिया है 7.27 का। अब हमें 3 साल का चेक करना है, तो मैं 3 साल का यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 7 है, यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 75 है। तो ईपीएस जो इसका पहले कम था, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो इस लेवल पे कंपनी का ईपीएस और ज़्यादा था, लेकिन कंपनी ने जो है 32% का डिविडेंड दिया है, 32% का डिविडेंड दिया है, वरना कंपनी का ईपीएस जो है और भी बड़ा होता। तो इसीलिए मैंने एक फॉर्मूले में आपको बता दिया था कि जब कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है तो कंपनी का ईपीएस कम निकल के आता है। तो कंपनी का अगर मैं यहाँ पे ईपीएस देखूँ तो यहाँ पे भी 7% कंपनी ने डिविडेंड दिया है, ये भी 8% कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और कंपनी का ईपीएस जो है वो कांस्टेंट है या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 75 है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड 1% का ज़्यादा है। तो लगभग जो ईपीएस है वो कंपनी हर साल अच्छा दे रही है, पॉजिटिव दे रही है। तो ये कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, हमें अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी से मिल सकते। तो और एक कंपनी हम लेते हैं, मान लीजिए हेयर केयर के हम एक कंपनी लेते हैं, हाँ, फोर्टिस हेयर केयर लिमिटेड। तो अब इसका हम अगर ईपीएस देखें तो ईपीएस कितना, इतना 10 रुपये, इसका अभी करंट प्राइस कितना है, 800 रुपये। तो 800 रुपीज़ पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है एक साल में, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट ये कंपनी दे रही है। तो अगर मैं इसके
प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में चला जाता हूँ और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देखोगे, ये कंपनी कुछ साल निगेटिव में चल रही थी, हमें देखना है पिछले 3 या 5 साल का। तो मैं यहाँ पे 3 साल पीछे जाके देखता हूँ, तो इस साल से मुझे देखने को मिल रहा है इसका ईपीएस कितना है, 7.8 है। इसने बढ़ाया है, 7.9 कर दिया, फिर 10.26 कर दिया। मतलब इसका ईपीएस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ईपीएस इसका जो है वो कंपनी बढ़ा रही है, इसीलिए ये कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये हर शेयर के पीछे अपना ईपीएस बढ़ा रही है। और साथ ही साथ इसने, आप यहाँ पे देखोगे कि 3 साल में इसने क्या किया है, डिविडेंड्स भी दिया है। तो इसका जो ईपीएस करंट हमें दिखाई दे रहा है, इसके कहीं ऊपर है, कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड का जो है वो तो हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करके ईपीएस निकल के आता है। तो जब आप ईपीएस चेक करोगे तो आपको डिविडेंड भी चेक करना पड़ेगा। अगर डिविडेंड के साथ कंपनी ईपीएस भी बढ़ा रही है तो कंपनी आपके लिए एक मल्टी बैगर कंपनी हो सकती है, एक अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकती है। ये कोई मेरी राय नहीं है कि ये जाके आप इस कंपनी के शेयर खरीदो, लेकिन एक कंपनी में यहाँ पे हम ईपीएस की बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी ने 3 साल में अपना ईपीएस बढ़ाया है, कंटिन्यूसली ईपीएस बढ़ा रही है और साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। तो ये कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 3 साल का, अगर इस कंपनी का मैं ग्राफ ओपन कर दूँ तो आप देख पा रहे हो कि कंपनी 3 साल पहले 250 रुपीज़ पे चल रही थी, जिसकी प्राइस अभी क्या हुई है, 800 रुपीज़ हो चुकी है। मतलब 3 साल में कंपनी ने अपना 3 टाइम्स मुनाफा बढ़ाया है, 3 टाइम्स शेयर की प्राइस बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी हर साल अपने ईपीएस को अच्छा कर रही है और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। तो एक कंपनी का ईपीएस कितना होना चाहिए, तो कंपनी का ईपीएस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बढ़ता हुआ होना चाहिए। अगर कंपनी का ईपीएस हर साल बढ़ रहा है और साथ ही साथ कंपनी अगर आपको डिविडेंड भी दे रही है, तो बेशक वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।